हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अगर किसी व्यक्ति को बार बार चेस्ट पेन हो रहा है और वो पेशेंट एंजियोप्लास्टी या बाईपास या किसी भी कंप्लीट रिवास्कुलेशन या इस तरह की थेरेपी के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई भी टेक्निकल कारणों से एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो पा रहा है उस पेशेंट में, तो क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनका पेन का फ्रीक्वेंसी कम हो या उनको बार बार हार्ट रिलेटेड पेन ना हो, दर्द का एहसास बार बार ना हो। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है यदि किसी पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका अंजाइना या पेन का फ्रीक्वेंसी कम होगा और आपको बार बार छोटे छोटे हार्ट अटैक्स जो मल्टीपल ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट्स को आते रहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। मेडिसिन एडजस्टमेंट पर बात करेंगे। मेडिसिन में ज़रूरी है सबसे पहले कि नाइट्रोग्लिसरीन आप पेशेंट को सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन दीजिए। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है तो आपको थोड़ा लोअर डोज पे नाइट्रोग्लिसरीन देना पड़ेगा। अगर अच्छा है, एडिक्वेट है, 130-140 से ऊपर ब्लड प्रेशर है तो आप उनको हाई डोज नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, यानी कि सस्टेन रिलीज नाइट्रोग्लिसरीन वाला जो प्रिपरेशन है वो आप दे सकते हैं। इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, मोनोनाइट्राइट वैसी प्रिपरेशन भी आती है और सस्टेन रिलीज नाइट्रोग्लिसरीन प्रिपरेशन भी आती है। नाइट्रोग्लिसरीन वाली प्रिपरेशन 2.6 और 6.4 वाले डोज में आती है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट वो 10, 20, 30 मिलीग्राम इस तरह के डोज में आती है। तो दोनों में से जो भी आप दीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी दिन में 2 बार रखिए पेशेंट को। इस तरह के नाइट्रोग्लिसरीन वाले टैबलेट्स में एक प्रॉब्लम ये होती है कि दवा बार बार लेने से टैकीफाइलैक्सिस हो जाता है, यानी कि दवा अब रिसेप्टर पर असर नहीं कर पाती क्योंकि रिसेप्टर एक तरह से डिसेंसिटाइज हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता अगर आप ये दवा को बार बार लेते हो तो वैसे पेशेंट में आपको करना क्या है कि मेडिसिन को सुबह और दोपहर को ले लीजिए और वैसे पेशेंट को कोशिश कीजिए कि बार बार नाइट्रेट्स ना ले। अगर वो बार बार छोटे छोटे नाइट्रेट के स्प्रे लेता जा रहा है या बार बार नाइट्रेट के टैबलेट्स लेते जा रहा है तो वो सारा नाइट्रेट जाके उसी रिसेप्टर में हार्ट में काम करेगा, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा और पेशेंट को उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए नाइट्रेट रिसेप्टर्स में ज़रूरी ये है कि दवा जो है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में दिया जाए और बाकी टाइम बॉडी को एक नाइट्रेट फ्री इंटरवल दिया जाए, यानी 12 घंटे तक लगभग बॉडी में कोई भी नाइट्रेट नहीं जाना चाहिए। 12 घंटे में जितना जा रहा है सो जा रहा है। तो आपको अगर मान लीजिए मेडिसिन का एक डोज आपने 6.4 मिलीग्राम का टैबलेट जो है वो सुबह 8 बजे दिया, तो अगला टैबलेट आप 12-1 बजे दे दीजिए जिसका असर 3-4 बजे तक रहेगा और उसके बाद वो टैबलेट मत दीजिए, फिर अगले मॉर्निंग अगला डोज दीजिए। तो इससे क्या है, बॉडी में कुछ घंटे तक नाइट्रेट का असर रहेगा लेकिन उसके बाद 12 से 16 घंटे उसको बिल्कुल नाइट्रेट फ्री इंटरवल मिलेगा जहाँ पे आपको कोई भी नाइट्रेट का स्प्रे या टैबलेट्स वगैरह नहीं लेना है। तो इससे आपका रिसेप्टर्स पर नाइट्रेट प्रॉपरली काम करेगा और आपको पेन से रिस्पॉन्स बेटर मिलेगा। जो लोग बार बार टैबलेट्स खाते चले जाते हैं उनको टैबलेट से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है और वैसे पेशेंट में उतना मेडिसिन का फ़ायदा नहीं होता है। बार बार सबलिंगुअल स्प्रे लेने से अच्छा ये है कि लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स पेशेंट को दिया जाए। हाँ, फिर भी अगर किसी को पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा और कंट्रोल नहीं हो रहा है या सडन सीवियर पेन हो गया जो कि नाइट्रेट्स ऑलरेडी ले रहा है तो फिर वो एक आध स्प्रे या एक आध एक्स्ट्रा टैबलेट सॉर्बिट्रेट का ले सकता है, वो अलग चीज़ है कि पेन को तुरंत रिलीफ देने में ये आपकी मदद करेगा। लेकिन बार बार उसको मत लीजिए, मान लीजिए ऐसा मत कीजिए कि 2 टैबलेट सस्टेन रिलीज वाला ले लिया और 10 गोली छोटी छोटी आप फिर खाते ही जा रहे हो या स्प्रे दिन में 20 बार आप लेते ही जा रहे हो, तो वैसा मत करिए, नहीं तो आपको रिसेप्टर्स पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको 2 बार टैबलेट्स ले लेना है और बाकी स्प्रे और टैबलेट्स जो एक्स्ट्रा वाली जो है वो तभी लेना है, फास्ट एक्टिंग वाली या शॉर्ट एक्टिंग वाली, जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, अनबेरेबल पेन हो रहा हो, तो थोड़े ड्यूरेशन के लिए आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को लोग एंटी एंजाइनल ड्रग के हिसाब से अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग को लगता है कि वो हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए या अरिथमिया मैनेजमेंट के लिए है, लेकिन अगर आप पेशेंट की हृदय की गति को प्रॉपरली कर कंट्रोल करते हैं और हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को कम करते हैं तो इससे भी आपके दर्द का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। तो मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज बीटा ब्लॉकर का पेशेंट को दीजिए। उसमें कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या है 2 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम का डोज है वो 2 मिलीग्राम देंगे, 1 मिलीग्राम देंगे, मतलब इतना कम डोज देते हैं कि दवा का असर ही नहीं होता। सही मात्रा में दवा का असर लेने के लिए आपको जितना मैक्सिमम पेशेंट दवा टॉलरेट करे, जब एक स्टेज आ जाए कि पेशेंट की बॉडी टॉलरेट नहीं कर रही है, साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेडिसिन के, तो वहाँ पे आप रुक जाइए। अदरवाइज डोज को थोड़ा बढ़ाइए और जितना हाई पॉसिबल डोज हो वैसा पेशेंट को दीजिए ताकि पेशेंट का बेसलाइन हार्ट रेट 60 के आसपास आ जाए और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल 100-110 के आसपास आ जाए, तो पेशेंट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट हार्ट का थोड़ा कम हो जाएगा, पेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो बीटा ब्लॉकर को इग्नोर मत करिए, इसके बाकी फ़ायदे भी हैं।
हार्ट फेलियर में भी मैनेजमेंट में मदद करेगा ये, अरिथमिया या धड़कन जो बढ़ रही है उसमें भी मदद करेगा, मृत्यु दर भी को भी कम करेगा। लेकिन अंजाइना में मैनेजमेंट में भी इसको इग्नोर मत करिए। अगर सिर्फ पेन भी हो रहा है और हार्ट फेलियर नहीं है या पेशेंट की हृदय गति ज़्यादा नहीं है तो भी आप इसको दीजिए। हृदय गति को अगर 90-100 भी है तो 60 के पास लाने का प्रयास कीजिए और पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को भी कुछ हद तक कम करेगा। अगर बीटा ब्लॉकर नहीं काम कर रहे हैं या नहीं दे सकते या पेशेंट टॉलरेट नहीं कर रहा है, बीपी ऑलरेडी लोअर साइड पे है, बीपी ऑलरेडी 100 के आसपास है, आप जरा भी डोज दे रहे हैं तो पेशेंट को सूट नहीं हो रहा या पेशेंट को दवा से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अस्थमा वगैरह हो रहा है, तो वहाँ आप इवाब्रेडिन को यूज़ कर सकते हैं। इवाब्रेडिन बेसिकली हृदय की गति को तो कम करता है लेकिन और कोई फायदा ज़्यादा नहीं करता है, वो गति को कम करता है, ब्लड प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जहाँ बीटा ब्लॉकर नहीं टॉलरेट हो या बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वहाँ पे आप उसको इवाब्रेडिन दे सकते हैं। इवाब्रेडिन को बीटा ब्लॉकर के साथ में भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑलरेडी हाई डोज बीटा ब्लॉकर दे दिया, अब और पेशेंट नहीं टॉलरेट कर रहा तो साथ में इवाब्रेडिन को भी डाल दीजिए। अगर हार्ट रेट अभी भी ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको 60 के पास लाने का प्रयास करिए। रेस्टिंग कंडीशन में ऐसे में पेशेंट का हार्ट 50 to 60 हार्ट रेट होना चाहिए और एक्सरसाइज करने के बाद पेशेंट की हार्ट रेट लगभग 70-80 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, बॉडी का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कम होगी, नलियों से ब्लड जितना रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा, तो पेन का फ्रीक्वेंसी कम होगा। इसके अलावा अगर किसी को वैसोस्पास्टिक अंजाइना या नली में बार बार स्पाज्म हो रहा है, जो कि कई बार वैसे पेशेंट्स में भी होता है कि पेशेंट को सडनली पेन होता है फिर आता है जाता है, जो ब्लॉकेज वाले पेशेंट में भी हो सकता है, उसको कई बार हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वैसे पेशेंट में नाइट्रोग्लिसरीन तो हेल्प करता ही है। आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि डिल्टायाज़ैम को या एम्लोडिपिन को भी यूज़ कर सकते हैं। डिल्टायाज़ैम थोड़ा बेटर है, एम्लोडिपिन तो मेनली बीपी के लिए ही ज़्यादा काम करता है, कार्डियक रिसेप्टर्स पे थोड़ा डिल्टायाज़ैम का इफेक्ट बेटर है, तो आप डिल्टायाज़ैम को यूज़ कर सकते हैं। और वेरापामिल और डिल्टायाज़ैम साथ में थोड़ा हृदय गति कम करने में मदद करते हैं, तो बीटा ब्लॉकर के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो उसके बदले भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हृदय गति कम करने में मदद करेगा, साथ में बीपी भी कम करेगा। बीटा ब्लॉकर जितना अच्छा नहीं करेगा लेकिन फिर भी कुछ फायदा करेगा। बीटा ब्लॉकर सूट हो रहा है तो डेफिनेटली बीटा ब्लॉकर देना है, नहीं सूट हो रहा है तो वेरापामिल डिल्टायाज़ैम भी आप दे सकते हो। इससे भी हृदय गति कम होगी और जहाँ नलियों में स्पाज्म हो रहा है, नली चौंट जा रही है फिर खुल जा रही है, वो प्रिंसमेटल अंजाइना वाले पेशेंट में भी अंजाइना का फ्रीक्वेंसी बीटा ब्लॉकर से कुछ हद तक कम हो सकता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से कुछ हद तक कम हो सकता है। इस तरह के पेशेंट्स में कई बार आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स या एस्पिरिन देते हैं तो अंजाइना का फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है, तो वैसे पेशेंट में आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पर ज़्यादा फोकस करना है जहाँ वैसोस्पास्टिक या प्रिंसमेटल अंजाइना की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आप मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं जैसे कि रैनोलोजिन। रैनोलोजिन बेसिकली अंजाइना के मैनेजमेंट में मदद करता है और ये बॉडी के जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है और मेटाबॉलिज्म है उसको एक तरह से चेंज करता है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर का कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम चेंज होता है, जिसकी वजह से जो सेल्स की ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाती है, पेन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, तो रैनोलोजिन को देना चाहिए। इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 2 ग्राम्स तक है, तो आप 500 मिलीग्राम से चालू करिए, 1 ग्राम पर जाइए, फिर 2 ग्राम्स पर भी जा सकते हैं। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम भी है तो भी इसको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान या साइड इफेक्ट्स नहीं है और इससे पेशेंट का पेन का फ्रीक्वेंसी कम होगा। सिमिलरली ट्राइमेटाजेडिन को भी दे सकते हैं। ट्राइमेटाजेडिन ज़्यादातर 60 या 80 मिलीग्राम्स का सस्टेन रिलीज टैबलेट आता है या 35 मिलीग्राम्स का टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए। तो ये किडनी वाले डिजीज़ वाले पेशेंट में मत लीजिएगा, अदरवाइज बाकी पेशेंट में ये हार्ट की ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करता है, हार्ट की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को चेंज करता है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को कम करता है, तो इसकी वजह से पेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो आप इसको भी अंजाइना मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। लो डोज से स्टार्ट करिए, डोज हाई दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर पेन का फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली हाई भी दे सकते हैं। इसके अलावा एसी इनहिबिटर्स या रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है लेकिन हार्ट के अंदर का एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को बेटर करता है, नलियों में हार्ट अटैक आने के चांस को कुछ हद तक कम करता है, हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करता है। ऑब्वियसली ये जानना समझना जरूरी है कि जितना ज़्यादा हार्ट फेलियर होगा उतना ज़्यादा पेशेंट को हार्ट का पेन भी होगा, तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं, उसके भी हाई डोज को दे सकते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। जहाँ पे नाइट्रेट आप यूज़ नहीं करना चाहते हो वहाँ निकोरैंडिल भी यूज़ कर सकते हैं। निकोरैंडिल भी लगभग नाइट्रेट जैसा ही काम करता है, वो भी नलियों को डायलेट करता है, उसके रिसेप्टर्स जिस पे वो काम करता है वो थोड़ा सा अलग है, वो बेसिकली पोटेशियम चैनल ओपनर है, लेकिन काम वो भी नलियों को डायलेट करने का करता है, तो उसको नाइट्रेट के बदले आप यूज़ कर सकते हो। नाइट्रेट के साथ यूज़ करने का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, उसके बदले ज़्यादातर यूज़ कई बार करते हैं। हाँ, इसमें भी नाइट्रेट जैसा हेडेक का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आप स्टैटिन्स को यूज़ कर सकते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है, ये भी बेसिकली एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को थोड़ा कम करती है, तो हार्ट अटैक आने की या छोटे छोटे क्लॉट्स बनने की फ्रीक्वेंसी को कुछ हद तक कम करेगी। हाई डोज पे इसको यूज़ करना चाहिए।
हाई डोज पे अगर यूज़ करेंगे तो वो एंडोथेलियम को स्टेबलाइज करेगी और हार्ट अटैक्स आने का फ्रीक्वेंसी कम होगा, पेन का फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम होगा, तो पेशेंट को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा खून पतला करने की दवा भी थोड़ा हाई डोज में देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेन हो रहा है तो काफ़ी चांसेस है कि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते फिर सडनली बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट को स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देना चाहिए, एटलीस्ट एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन देना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो टिकाग्लेलोर या प्रासुगेल भी दे सकते हैं। प्रासुगेल यूजली पोस्ट प्लास्टी में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर टिकाग्लेलोर या क्लोपिडोग्रेल में से कोई भी एक दे सकते हैं। साथ में एस्पिरिन ज़्यादातर 75 मिलीग्राम्स होता है, क्लोपिडोग्रेल भी 75 मिलीग्राम्स होता है। टिकाग्लेलोर आप 90 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली यानी 180 मिलीग्राम्स डेली या 60 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली जिनमें ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा है उनको दे सकते हैं। टिकाग्लेलोर और क्लोपिडोग्रेल में दोनों में से एक को यूज़ करना है, दोनों को साथ में नहीं करना है। तो ये मेडिसिन को आप ज़रूर साथ में दीजिए, क्योंकि इससे पेन का फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम होगा, हार्ट अटैक्स का फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम होगा, लॉन्ग टर्म पेशेंट को होने वाला रिस्क कुछ हद तक कम होगा और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स इससे थोड़ा सा पेशेंट को कम आएगी। इसके अलावा एक आइसोसोर्बाइड हाइड्रोजीन का कॉम्बिनेशन है जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स को काफ़ी बार दिया जाता है। ये भी कुछ हद तक पेन को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है जो कि नलियों को थोड़ा डायलेट करने का काम करता है, बीपी को भी कम करता है, तो उससे भी थोड़ा पेशेंट को पेन का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। खासकर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है और हार्ट फेलियर है, और खासकर वो अगर अफ्रीकन अमेरिकन है, क्योंकि ये दवा ऐसा शो किया गया है कि अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा या ब्लैक रेस में ज़्यादा अच्छा काम करती है एज़ कम्पेयर टू वाइट रेस, तो ये दवा वहाँ पे आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ये हार्ट फेलियर को भी इम्प्रूवाइज करेगी, मृत्यु दर को भी कम करेगी और हार्ट के पेन को भी कुछ हद तक कम करेगी। तो आज के टॉपिक में हमने मेडिसिन एडजस्टमेंट पर बात करी। अगर किसी को एंजाइनल पेन हो रहा है और दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये सारे एंटी एंजाइनल मेडिसिन होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, उनको आप हाई डोज में यूज़ कर सकते हो, तो पेन का फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक कम होगा। ये सारी दवाई को एक साथ या अलग अलग कॉम्बिनेशन में डॉक्टर आपको देते हैं। घर पे इनको बिना पूछे ट्राई करने का प्रयास मत करिए, पर डॉक्टर के साथ डिस्कस करके इनको लीजिए तो पेन का फ्रीक्वेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर एक दो दवा से काम नहीं चले तो फिर मल्टीपल दवा को हायर डोज में देना पड़ता है। पहले लो डोज से चालू करके फिर थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ता है, जब तक पेशेंट को मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स ना हो या प्रॉब्लम्स कुछ और ना हो। तो आज के टॉपिक में हमने हार्ट पेन के रिलेटेड मेडिसिन के रोल पर बात करी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पर हार्ट पेन से रिलेटेड और कार्डियक पेन और बाकी पेन को डिफ्रेंशिएट करने वाले फीचर्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कार्डियक पेन और चेस्ट पेन का हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, उसे आप डेफिनेटली चेकआउट करिए। और एंजाइनल पेन को रिड्यूस करने वाले टिप्स को, मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करिए। उसका लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा।